आज मेहमानों के आने के साथ साथ घर में भी रौनक बढ़ रही थी। ढोलक की थाप बन्ना बन्नी के गीतों से पाखी के घर का आंगन गूंज रहा था। पाखी की बुआ उपासना जी ढोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते वो चिल्ला कर बोलती, अरे जोर जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में इतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी बेटी का ब्याह नहीं हुआ होगा। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी पाकी की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए गीत गाना शुरू किया, जिसे सुनकर के कमरे में बैठी पाकी मन ही मन मुस्का पड़ी। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ तो खटक रहा था। पाखी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी पाखी की माँ कांता जी ने पढ़ ली थी। कांता जी ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन पाखी ने हर बार बहाने बनाकर बात को मुस्कुराकर टाल दिया। कांता जी जब भी पाखी से कहती, पाखी तुम्हें कौशल पसंद तो है या नहीं, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो, तब तब पाखी कहती, ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहर गुड़गांव में पला बड़ा अमीर परिवार का कौशल देखने में 6 फीट लंबा, बेहतर सुंदर व्यक्तित्व का लड़का था और वह घर का ही बिजनेस संभालता था। वह अपने पिता का सहयोग करता था। इधर पाखी एक छोटे से कस्बे की निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सांवली सलोनी पाखी को जब कौशल के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कौशल से रिश्ता तय होते ही सभी आसपास जान पहचान वालों को पाके की किस्मत भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात पर ताना मारा करते थे। वो भी आज कह देते थे, किस्मत हो तो पाकी जैसी। पाके की बुआ जिन्होंने पाके का रिश्ता तय करवाया था, खुद को किसी तीसमार खा की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय करवाने की वाहवाही लूटती। लेकिन पाके को कौशल का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक कौशल ने कभी भी अकेले में या फोन पर पाकी से बात करने की कोशिश नहीं की। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां पाकी से पूछती कि अच्छा बता, जीजा जी से कितनी बात होती है, तो पाखी बात को छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं और उनकी आदत भी नहीं है ज्यादा बोलने की। वो आजकल के लड़कों की तरह फालतू बात नहीं करते। शाम को दरवाजे पर बारात आई। जिसने कौशल को दूल्हे के रूप में देखा, बस देखता ही रह गया। तभी मेहमानों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने गई तो उसने एकाएक सबके सामने कहा, हाय, दूल्हा तो गुलाबों के फूलों सा सुंदर है। जिसे सुनकर सभी हंसने लगे। कुछ को पाके की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घर वालों ने लड़की में, जो कोई संग हंस की जोड़ी बना दी। शादी के दौरान कौशल ने सबसे अच्छे से बात की। उसकी सुंदरता, मुस्कुराहट एवं हंसमुख स्वभाव को देखकर सब बहुत खुश हुए। पाके की सहेलियों ने पाके के कान में कहा, चल झूठी, तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलते हैं, तो फिर अभी ये कैसे बोल रहे हैं। सभी सहेलियां पाखी को छेड़ रही थी। ये सुनकर पाखी मुस्कुराने लगी। बड़े धूमधाम से पाखी की शादी कौशल से संपन्न हो गई। विदा होकर जब पाखी कौशल के संग कार में बैठी तो कौशल ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं और खिसक कर दूर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देखकर पाखी के मन में अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अनेकों डर और आशंकाएं भर गई। खैर, पाखी विदा होकर अपने शहर के ही होटल में ठहरी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे ही उसकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ पाखी ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास ससुर प्रभात जी एवं 2 शादीशुदा ननंद रिया और पूजा थी। पाकी की एक जेठानी सिया थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ राघव शादी में शामिल हुए।
दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननंद रिया ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर के परिवार की लड़की को घर की बहू बनाकर लाना चाहते थे। पाखी कौशल के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। देखा तो कौशल कमरे में दाखिल हुए। कौशल को कमरे में देखते ही पाखी की धड़कनें तेज हो गई। चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनखियों से पाखी कौशल की तरफ देख रही थी कि तभी कौशल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी तुम्हें? जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होगी। पाखी कौशल को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। पाखी के नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। कपड़े बदलकर पाखी जब बाहर आई तो देखा कौशल सो चुका था, और उसे भी कौशल के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में कौशल की आवाज सुनाई पड़ी, पाखी उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। पाखी ने आंखें खोली तो देखा कौशल का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ था। अब कौशल उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहां एक तरफ पाखी सास और नंदों का प्यार और अपनापन देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। पाखी ने पर्स से फोन निकालकर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद पाखी की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल अच्छे से रखना। कितने भले लोग हैं बेचारे, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरे जैसे ससुराल वाले मिल जाएं, तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन बिटिया, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे बात करवाना, हालचाल तो ले लूं। पाखी ने सामने बैठे कौशल को देखा, जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। कौशल की दिलचस्पी न देखकर पाखी ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे ही हैं माँ, अभी घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब कौशल कमरे में आए तो कौशल ने देखा कि पाखी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार कौशल ने बिना कुछ बोले पाखी को सीधा अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन अब पाखी का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था अब उसकी दर्द ने ले ली थी, जिसकी पाखी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पाखी को पता चल गया था कि कौशल की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर कौशल ने पाखी को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी पाखी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चिड़ियों के दर्द की चीख पुकार सुनने वाला वहां कोई न था। शराब के नशे में जब कौशल ने पाखी से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी फटकने नहीं देता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। पूरी रात पाखी की आंखों से नींद गायब थी। वो सोचती रहती, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे कौशल जैसा हमसफर मिला है? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से पाखी नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। कौशल बेसुध था, जिसे देख के पाखी के मन में उसके प्रति प्रेम नहीं, घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रही थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई पाखी दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने उसकी सास राधा जी थी। राधा जी ने पाखी से कहा, बहू चलो,
आज तुम्हारी पहली रसोई है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राधा जी ने बड़े प्यार से पाकी से कहा। अब तो सब जिम्मेदारियों को अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर मैं मुक्त होना चाहती हूँ। पाकी ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहां से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान देखकर राधा जी ने कहा, पाखी, दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही सीमा होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर ना जाए। पाखी, देखो बेटा, मैं तुम्हें ये एक सास की तरह नहीं, माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो, काम देख लो। और वो पाखी को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से कराहती पाखी अकेली रसोई में बैठी अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज न तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था और न ही उसका कोई दर्द समझने वाला। आज पाखी अपने आप को बड़ा अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। तभी उसे उसकी सास ने आवाज दी, पाखी, जल्दी करो बेटा, सबके लिए नाश्ता चाय तैयार करो, वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके पाखी ने टेबल पर लगा दिया। सभी ने नाश्ते की खूब तारीफ की, लेकिन कौशल बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। पाकी अभी कौशल के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा, रसोई साफ कर लो, तो मैं दोपहर का खाना बना देती हूँ। कि क्या बनाना है, सच से अनजान पाकी सोचने लगी। इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। अब पाकी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे भी तो पूछे किससे? आखिर सारे प्रश्न के उत्तर दे कौन? जब कौशल को पाकी पसंद ही नहीं थी, तो कौशल ने पाकी से शादी ही क्यों की? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी। जिससे चाहे उससे शादी वह कर सकता था। फिर मुझसे शादी क्यों की? पाकी की सास और ननंद उससे बहुत प्यार से बात करती थी। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता, कितने अच्छे और उच्च विचार हैं इन लोगों के। लेकिन सास ननंद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता, नहीं, ये प्यार नहीं, दिखावा है। इसका सहारा लेकर वो लोग मुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो पाकि शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी, और यहाँ शादी होती ही वो उलझनों में उलझ कर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, पर यह पाखी की भूल थी। वह सोचती कि जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब खुद ही लड़नी थी। अब अपनी ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ने में और घर के काम करके पाखी थक चुकी थी। गुड़गांव आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। पाकी की माँ का जब भी फोन आता तो उनसे हंसकर बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ पापा परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने किसी से कुछ ना कहना ही उचित समझा, और अगर लौटकर गई तो समाज में उसकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उसने चुपचाप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर पाकी से कहा, एक कप चाय अधिक बनाना, राघव आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते ही उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होगी। उसने सास से पूछा, माँ जी, लेकिन जेठ जी कब आए? क्या भाभी भी आई है साथ में? राघव तो कल रात में ही आ गया था। पाकी की सास ने कहा। लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मिलने से वो समझ गई थी कि जेठ जी अकेले ही आए थे। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। पाखी सोचती, हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। क्या घर है, एक बेटा दिन भर घर में रहता है और एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई नाम ही नहीं ले रहा। अब राघव भी घर में साथ ही रहने लगा।
तब पाकी को समझते देर न लगी कि ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं बल्कि दिखावे के अमीर हैं। कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाजें आ रही थीं। पाकी ने झांक कर देखा तो लेनदार और पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पाकी ने देखा कि पता चला कौशल ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए लिए थे जो चुका नहीं पाया था। हाथ पैर जोड़कर किसी तरह राधा जी और राघव ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों की और मोहलत दे दें। तभी घर में उसकी जेठानी सिया का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरों के रंग उड़ गए। राघव ने कहा, सिया, तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी। तब सिया ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यहीं पूछ लोगे। पापा अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है। अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। माँ पापा के साथ रहने के लिए भैया भी इंडिया आ गए हैं। दरवाजे की ओट से झांकती पाखी सिया को देखकर देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। जेठानी को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। पाकी सिया को पानी देने के लिए झटपट रसोई में गई कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम कौन हो? पाकी ने पलटकर देखा तो उसकी जेठानी सिया थी। पाकी सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता भी नहीं है कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। पाकी ने आगे बढ़कर सिया के पैर छुए। तब सिया ने कहा, खुश रहो, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से राघव ने आकर कहा, यह कौशल की पत्नी है। पाखी, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश से भरी सिया ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? लेकिन कब हुई शादी और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? राघव ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी राधा जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वो तो शुक्र है हमारे ऐसे दामाद जी का जो उसने कौशल का विवाह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती। राघव, लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि पाकी से दूर ही रहे, और खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी पाकी पर नहीं पड़ने देना चाहती। सिया अवाक पाकी को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी पाकी कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी राधा जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहने लगी, बहू, तुम कौशल को या शादी को लेकर कभी कोई बात सिया से साझा मत करना। न ही उससे तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने और झगड़े लगाने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो 3 महीने से अपने मायके में थी, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि उसके मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बांझ है। पाखी चुपचाप कमरे में मुख दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर राघव ने सिया को कमरे में लाकर कहा, देखो सिया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम पाकी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। तब सिया ने कहा, लेकिन राघव, क्या पाकी को कौशल का सच पता है या नहीं? क्या पाकी की शादी कौशल से सच बताकर हुई है या वैसे ही जैसे तुम्हारी और मेरी हुई है, झूठ बोलकर? राघव ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया है क्या नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात सिया की आंखों से नींद गायब रही। न चाहते हुए भी बार बार कमरे में जाओ उसके सामने पाकी का मायूस चेहरा आ जाता था। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। सिया और पाकी एक दूसरे को देखते, साथ काम करते, लेकिन बात कोई किसी से नहीं कहता। तीसरे दिन रात को अचानक सिया को पाकी के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाजें आने लगी। प्लीज कौशल, मुझे मत मारो की आवाजें आ रही थी। सिया भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो तुम?
यह उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सिया ने गुस्से में राघव से कहा, राघव, मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीखों की आवाजें इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे तुम? सिया भागकर पाखी के कमरे में गई। वहां कौशल पैरों से पाखी को मार रहा था कि तभी सिया ने कौशल को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से उसे पाकी से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर कौशल को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती पाकी सिया से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, पाखी, अब रोना बंद करो। तुमने क्यों की कौशल से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि कौशल नशे का आदी है, जिसकी वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसलिए तो 36 साल की उम्र में भी वो अब तक कुंवारा था। इतना सुनते ही पाखी आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया था कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं, बस इतना ही। तब सिया ने कहा, पाखी, कौशल तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नशा और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फायदा उठाकर वो न जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। कौशल से 10 साल छोटी पाखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हॉल में बुलाकर सिया को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हॉल में उसकी ननंद रिया, ननदोई पवन, कौशल और उसके साथ ससुर और पाखी भी मौजूद थे। सब बारी बारी सिया पर इल्जाम लगाते जा रहे थे कि तभी सिया और पाखी एक साथ बोले, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम बोलना शुरू करें। सिया और पाखी को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसके नंदोई का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन दोनों की बातें सुनकर पवन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत की हमारे सामने जुबान खोलो। दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को आंखें दिखा रही हो। शट अप मिस्टर पवन, आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपनी पर आ जाएंगे तो आप हवालात की हवा खा जाएंगे। समझे आप कि इस बदतमीजी के कारण आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया है, तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो सिया भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे अपना एक एक सच कौशल ने नशे की हालत में खुद ही बयान कर दिया। मुझे पता चल चुका है कि आप कौशल को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं, और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया है ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे और भाभी को माँ जी की नज़रों में चोर कि उन्होंने अपने भाई को घर के गहने चुरा कर दिए हैं, जिससे उनका भाई विदेश जा सके। पाकी के मुंह से सच सुनकर आज पवन के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास राधा जी की तरफ देखने लगा, जो पाकी की तरफ भावना शून्य होकर देख रही थी। आगे पाकी कहने लगी, आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका देवरानी और जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे कौशल के नाम पर कर्ज लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे, और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज देखेंगे। अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं। पवन ने कहा, मम्मी जी, आप कुछ बोलेंगी? अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्ज़ाम लगा रही है, अपनी जेठानी के बहकावे में आकर। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब इस तेज तर्रार सिया की साजिश है, पवन ने गुस्से से कहा। तभी गुस्से में राघव ने कहा, खबरदार पवन, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ,
वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मारकर भगा चुका होता। सही कहा पाखी ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं आओगे। इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाए। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी राधा जी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने पाकी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि सिया के गहनों का सच और ये कौशल को ब्लैकमेल करता है? तब पाखी ने कहा कि माँ जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? पाखी ने अपनी सास राधा जी से सवाल किया। क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे, वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी। उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? पाखी ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। राधा जी ने फोटो देखे तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नजदीक के सारे रिश्तेदार आए हुए थे, सिवाय राधा जी के घर वालों के। पवन की बहन ने सारे जड़ाऊ और पुश्तैनी राधा जी के गहने पहने हुए थे, जिसका इल्जाम सिया पर लगा दिया गया था। पाखी ने कौशल से कहा, कौशल, अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी जिंदगी इस दलदल से नहीं निकल पाओगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई, जो जीजा जी के कारण ही हुई थी, और रेखा कौशल की प्रेमिका को भी जीजा जी ही होटल के रूम में लेकर गए थे, पाखी ने कहा, ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे। और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी नहीं थे। कौशल आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननंद रिया ने कहा, पाखी, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करना चाहती हूँ? तब पाखी ने कहा, दीदी, आपने अपना मायका और हमारी जिंदगी खराब करते समय ये सोचा था क्या? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर आपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी? बताइए ना दीदी। रिया नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए राधा जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामादों और बेटियों के नाम कर दी है। राधा जी की बात सुनकर पाखी और सिया एक दूसरे की तरफ देखने लगी। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब ही नहीं होता था। सास की बात सुनते ही सिया और पाकी के साथ साथ राघव और कौशल के भी होश उड़ गए। राघव ने कहा, माँ, सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम पर कर दिया। इसका क्या मतलब है? आपने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम लोग अब अपना गुजारा कैसे करेंगे। हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। अब तक नजरें झुकाए खड़ी राधा जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती, जो कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर खा सकते थे? तुम्हारे बाप का तो वैसे भी दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं है। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे, तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा दामाद का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये कल की आई पाखी मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो पाखी अभी मेरे दामाद के पैरों में गिरकर माफी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों को इस घर और पैसे पर कोई हक नहीं, समझे? और हाँ पाखी, गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये सिया इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मार कर इसी घर में अब तक बैठी हुई है। यह सब कुछ बखेड़ा इस चालाक और तेज तरार सिया का ही किया धरा है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते पाकी के ससुर प्रभात जी ने बोला, वाह राधा, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ ही वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार। प्रभात जी ने कहा, भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है? पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें
इस घर से निकाल रही हो, ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे और न ही मेरी बहू किसी से माफी मांगेगी। प्रभात जी को बोलता देखकर सब उनकी तरफ एकटक देखते ही रह गए। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, आपको दवाई देकर सुला देता हूँ। आप आइए मेरे साथ कमरे में। पवन ने प्रभात जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ पवन के हाथ से छुड़ाकर प्रभात जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतनी खास चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते और अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज तक मेरे नाम है। राधा, तुम भी चाहो तो जा सकती हो इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? मैं तो यहीं रहूंगी और जो मेरी मर्जी होगी, वैसा जैसा मेरा मन होगा मैं वैसे ही करूंगी। पवन रिया के साथ घर से जाने लगा तो सिया ने उनको रोक कर कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम सिया नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। पवन ने हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो। सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे करोगी। कहकर पवन और रिया वहां से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या और कैसे होगा। कैसे घर के खर्च चलेंगे, सबका गुजर बसर कैसे होगा। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राधा जी उठकर कमरे में चली गई। प्रभात जी घर से बाहर चले गए। तब राघव ने कहा, सिया, तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहन बहनोई पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करें। सिया ने कहा, राघव, अब जो होना था वो तो हो चुका। अब ना वो सुधर सकता है और ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सकें। लेकिन अब हमें आगे कुछ सोचना होगा। राघव और कौशल ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन सिया और पाकी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उन्हें 10 दिनों में नौकरी मिल भी गई थी। दोनों बहुत खुश थी। पाकी ने उसके बाद बुटीक का काम भी धीरे धीरे शुरू किया और देखते ही देखते बुटीक के साथ ही सिया के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब कौशल और राघव भी शामिल हो चुके थे। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला तो वो था राधा जी का व्यवहार। प्रभात जी ने उसके बाद उनसे बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। सभी लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। राघव और कौशल भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक राधा जी ने कहा वो अपने बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वहीं उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाते हुए सब लोग देख रहे थे। किसी ने उन्हें रोकना तक उचित नहीं समझा। इधर पाखी और कौशल के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थीं। कौशल को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। पाकी के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। सिया ने 2 जुड़वा बेटियों को तो पाखी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो सिया और पाखी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 10 साल एक कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। अब कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिलाओं और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी।
आज सिया के जन्मदिन के दिन पाखी उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे शुरू करूँ। तभी कमरे में राघव ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहा था। राघव को परेशान देखकर सिया और पाखी खड़े हो गए। सिया ने कहा, राघव, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? राघव ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है। सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब सिया ने कहा, राघव, कुछ भी हो, है तो तुम्हारी माँ ही, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि राधा जी आईसीयू में हैं। राघव को डॉक्टर से पता चला कि राधा जी की हालत गंभीर है, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। वो किससे पूछे कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया, कैसे उनके चोट लगी। माँ की हालत देखकर राघव अपने जज्बात रोक नहीं पाया और फपक फपक कर रोने लगा। तब सिया ने उसे संभालते हुए कहा, राघव, हिम्मत से काम लो। माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे परेशान होते हुए कभी नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे परेशान होते हुए नहीं देख सकते। राघव और कौशल की अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावतें सही कही गई हैं। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का इंतज़ाम अधिक से अधिक कर लीजिए। राघव, सिया और राधा जी का एक ब्लड ग्रुप सेम था, लेकिन फिर भी सबने अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया। और कौशल ने रिया के घर फोन किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली रिया के घर जाने के लिए, और उसके घर देखा तो वहां कोई नहीं था। न ही आसपास के लोगों को कुछ भी पता था। वो वापस लौटने के लिए कार में बैठ ही रहा था कि उसे रिया के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे कौशल ने आवाज दी। तो कौशल को देखते ही वो तेज कदमों से चलने लगी। तब कौशल ने भागकर उसे पकड़ा। फिर उसने पहले तो कुछ भी नहीं बताया और न पता होने का बहाना बनाया। फिर कौशल ने जोर देते हुए पूछा और गुस्सा दिखाया, तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात आपके दोनों जीजाओं में पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों का बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनका पैसे को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि वह लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। तभी आपकी माँ राधा जी बीच में आकर उन दोनों के बीच बचाव करने लगी। तो दोनों लोगों ने आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और उनसे बदतमीजी करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे घर में रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए हैं, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे लेने, तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, न बेटी को न ही दामाद को। भैया, पिछले 4 साल से जब इन लोगों का व्यापार में नुकसान होने लगा, तब से आपकी माँ बेटी दामाद के घर को नज़रअंदाज कर रही थी। रोज रोती रहती थी, पछताती रहती। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोते हुए देखा है। कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज अपने मरने की दुआ मांगती थी। जब चोट लगी तब मेरे पति ने उन्हें बेहोशी की स्थिति में अस्पताल पहुंचाया और आप लोगों को फ़ोन किया। वो लोग तो अस्पताल ले जाने को भी राजी नहीं थे। कहाँ मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी कौन सा काम करती है, कौन इसे पूछेगा। कौशल इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने के बाद सारी बात राघव को बताई। सारी बातें सुनकर हर कोई सोच रहा था कि पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब कौशल ने कहा, भैया, मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। पीछे से कौशल के पापा प्रभात जी ने कहा, बेटा, शांत हो जाओ, तुम एक बेटे हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को मिलती है।
पहले अपनी माँ को ठीक हो जाने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। 4 दिन बाद राधा जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि राधा जी को होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में गए। लेकिन अब कौशल, राघव, सिया और पाखी प्रभात जी के कमरे में पहुंचे तो राधा जी खामोश थी। जब राघव ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि राधा जी की यादाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। आगे उन्होंने बताया कि वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को भी पहचान नहीं रही है। राधा जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ तो राधा जी अब सिया को माँ बुलाती, बच्चों की तरह खेलती, बच्चे जैसी हरकतें करती। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर दया आती, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता था। प्रभात जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को भी मना कर दिया। कहने लगे कि जाने दो, कोई फायदा नहीं। लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि उसी न्यूज़ में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब लोग चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पूरी संपत्ति सील करके नीलाम कर बैंकों का कर्ज बही खाते के सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे। परिवार के लोग यह सब देखकर हैरान थे। आज बोली लगाने वाले, खरीदने वाले आज सिया और पाखी थे। पूरी संपत्ति उन दोनों के नाम पर हो गई थी, जिसकी खुशी से घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी। फिर सिया के कमरे में पाखी आई और उसने कहा, दीदी, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को दिशा देना, जीवन जीने का महत्व समझाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने मुझे उस दिन सच न कहा होता तो शायद मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात हो जाती और मैंने हारकर मौत को गले लगा लिया होता। फिर सिया ने कहा, पाखी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ तो मैं अकेले कभी नहीं कर पाती, अगर तुम्हारी जैसी समझदार बहन मुझे ना मिली होती। सिया ने कहा, यही तो बात है दीदी। अब आपको दीदी समझकर हर चीज़ के लिए परेशान करने वाली हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी, मेरी ज़िंदगी प्लास के फूल जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है, लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं है। तब आपने कहा था कि पाखी, पलास के फूल की सुगंध भले ही ना हो, लेकिन इसमें तमाम औषधीय गुण होते हैं, जिसको जानकर अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हम सभी शिकायतों से लड़ सकते हैं। सभी बीमारियों से ये हमें बचा सकते हैं, इसलिए हमको इसी तरीके से काम लेना होगा, तब तक कि बीमारी ठीक ना हो जाए। फिर एक गहरी सांस लेते हुए सिया कहने लगी, हम औरतों की जिंदगी किसी भी हालात में आसान नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले गए किसी की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, न ही होता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं। हम लड़कर मायके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे परिवार को भी ताने सुनाता है। हमारे साथ उनकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ने लगती हैं। ईमानदारी से अमीर भी बन सकते हैं और इस समाज में पूर्व धारणा हो सकती है। अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर और घर के बाहर और दोनों जगह से वो सब कुछ संभाल सकती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी बहन बनकर साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।